प्रिय विद्यार्थियों, एनडीसी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेश इनके बारे में अधिक कर रहे थे और भौतिक प्रदेशों की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम हिमालय पर्वतमाला के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति के बारे में हमने पढ़ा था कि हिमालय पर्वतमाला है, इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में हमने एक तो जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, और दूसरा हैरी हेस की जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, हैरी हेस की प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, इनके आधार पर हमने इसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के तहत रूपांतरण के तहत 3 प्रकार के चट्टानों का निर्माण होता है, किनारों का निर्माण होता है। उसमें अभिसरण जो प्रक्रिया थी उसके तहत हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ है। और अभिसरण की प्रक्रिया के तहत हिमालय जो पर्वत का निर्माण हुआ है यह महाद्वीप एवं महाद्वीपीय जो प्लेट है इनके अभिसरण के कारण हिमालय पर्वतमाला है, इसका निर्माण हुआ है। अगर हम बात करते हैं हिमालय पर्वतमाला की, तो हिमालय पर्वतमाला है इसका निर्माण टर्शियरी काल में हुआ था, सुनेजयी काल में हुआ था। और सुनेजयी काल में इसका जो निर्माण हुआ वो इयोसीन, मायोसीन एवं पेलोजोइक काल के अंदर जो हिमालय पर्वतमाला था इसका निर्माण हुआ था। भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेशों की अगर हम बात करते हैं तो हिमालय पर्वतमाला है ये भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे उत्तर में स्थित है, और सबसे उत्तर में स्थित होने के कारण यह विश्व के अंदर भारत को एक अलग स्थिति उपलब्ध करवाता है। भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति है वो किसके द्वारा उपलब्ध करवाई गई है? हिमालय पर्वतमाला के कारण ही उपलब्ध करवाई गई है। हिमालय पर्वतमाला की अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो भारत है, इस भारत का जो दक्षिणतम भाग है, इसका जो भारत का उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हिमालय पर्वतमाला की हम बात करते हैं तो हिमालय पर्वतमाला है इसका विस्तार भारत में प्रमुख रूप से उत्तरी भारत के अंदर जो भारत के प्रमुख राज्य हैं इनमें से जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के बाद में लद्दाख है, लद्दाख के बाद में हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के बाद में उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद में सिक्किम है, असम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद में हम बात करते हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ये जो राज्य हैं इन राज्यों के अंदर जो हिमालय पर्वतमाला है इसका विस्तार है। हिमालय पर्वतमाला की अगर हम बात करते हैं तो हिमालय पर्वतमाला है इसको 33 सागर का अवशेष माना जाता है। हिमालय पर्वतमाला को किसका अवशेष माना जाता है? 33 सागर का अवशेष माना जाता है। हिमालय पर्वतमाला की अगर हम बात करते हैं तो हिमालय पर्वतमाला भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। उत्तर तथा उत्तर पूर्व दिशा में जो हिमालय पर्वतमाला है इसका विस्तार भारत में है। भारत की कौन सी दिशा में हिमालय पर्वतमाला है इसका विस्तार है? तो हिमालय पर्वतमाला है इसका विस्तार भारत के कौन सी दिशा में है? उत्तर तथा उत्तर पूर्व दिशा में है। अगर हम हिमालय पर्वतमाला की बात करते हैं तो उत्तर दिशा में चापाकार रूप में या फिर धनुषाकार आकार में, चापाकार रूप में या फिर धनुषाकार रूप में जो हिमालय पर्वतमाला है ये फैली हुई है। हिमालय पर्वतमाला की अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो हिमालय पर्वतमाला की लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है। 2500 किलोमीटर हिमालय पर्वतमाला की लंबाई है जो उत्तर पश्चिम से भारत के पूर्व की ओर है। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि हिमालय पर्वतमाला जो भारत की महत्वपूर्ण पर्वतमाला है, इस पर्वतमाला की अगर हम बात करते हैं
तो ये जो पर्वतमाला है इसकी उत्तर से पश्चिम की, यानी कि उत्तर पश्चिम से पूर्व की तरफ इस पर्वतमाला की जो लंबाई है वो कितनी है, 2500 किलोमीटर है। अगर हम बात करते हैं इस भौतिक प्रदेश की, इस भौतिक प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, इस भौतिक प्रदेश के अगर हम कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश से इसका कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, ये भौगोलिक क्षेत्र है वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। भारत के हिमालय पर्वतीय प्रदेश का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है वो कितना है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। अगर हम बात करते हैं हिमालय पर्वतमाला की, तो विश्व की सबसे नवीन पर्वतमाला है, विश्व की सबसे नवीन पर्वतमाला, विश्व की सबसे नवीन पर्वतमाला है वो कौन सी है, तो विश्व की सबसे नवीन पर्वतमाला कौन सी है, वो हिमालय पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला भी कौन सी है, सबसे ऊंची जो पर्वतमाला है वो भी हिमालय पर्वतमाला है। हिमालय पर्वत है वो साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों से भारत की रक्षा करती है। साइबेरिया जो रूस में स्थित है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान बर्खोनियास्क, विश्व का सबसे ठंडा स्थान जिसका नाम क्या है, बर्खोनियास्क है। ये कहाँ पे स्थित है, ये साइबेरिया में स्थित है, जिसका तापमान -65 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। तो वहाँ से चलकर आने वाली जो ठंडी पवनें हैं, इन पवनों से भारत की रक्षा कौन करता है, हिमालय पर्वत करता है, जिस कारण हिमालय पर्वत को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। उत्तरी सीमा का प्रहरी, भारत में उत्तरी सीमा का प्रहरी है वो कौन से पर्वत को कहा जाता है, उत्तरी सीमा का जो प्रहरी है वो हिमालय पर्वतमाला को कहा जाता है। हिमालय पर्वतमाला की अगर हम बात करते हैं तो हिमालय पर्वतमाला है ये दुनिया की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रेणियां हैं उनमें से एक है। ये प्राचीनतम जो 33 सागर है उसका अवशेष है। हिमालय पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो यह पर्वत श्रेणी है जो प्रमुख रूप से विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी में से एक है। इसके बाद में हम बात करते हैं हिमालय पर्वतमाला की, तो हिमालय पर्वतमाला है ये यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट जो किसका भाग थी, अंगारा लैंड का भाग थी। यूरेशियन प्लेट जो किसका भाग थी, अंगारा लैंड का भाग थी। और नीचे इंडियन प्लेट जो कौन सी चट्टानों का भाग थी, गोंडवाना लैंड चट्टानों का भाग थी। कौन सी चट्टानों का भाग थी, गोंडवाना लैंड चट्टानों का भाग थी। इन दोनों चट्टानों के टकराने से, आपस में अभिसरण होने से कौन सी पर्वतमाला का निर्माण हुआ था, इनके अभिसरण से हिमालय पर्वतमाला थी, इसका निर्माण हुआ था। तो हिमालय पर्वतमाला की टोटल लंबाई हो चुकी है लगभग 2500 किलोमीटर हिमालय पर्वतमाला की लंबाई है। इसके अलावा हिमालय पर्वतमाला की अगर लंबाई के बाद में इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई है वो 250 से 400 किलोमीटर है। हिमालय पर्वतमाला है, इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो वो 250 से 400 किलोमीटर है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। यानी कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि जो हिमालय पर्वतमाला है, इस पर्वतमाला की जो चौड़ाई है वो किधर से किधर की ओर कम होती जाती है। तो हिमालय पर्वतमाला है, इस पर्वतमाला की जो चौड़ाई है वो पश्चिम से पूर्व की ओर क्या हो जाती है, इसकी पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होती जाती है, कमज़ोर होती जाती है, कम होती जाती है। क्षेत्रफल आपको बताया, इसकी जो क्षेत्रफल है वो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। हिमालय पर्वतमाला की अगर हम बात करते हैं तो हिमालय पर्वतमाला है इसकी औसत ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो हिमालय पर्वतमाला की जो औसत ऊंचाई है वो 6000 किलोमीटर है। 6000 मीटर औसत ऊंचाई है, यानी कि विश्व में सबसे ऊंची पर्वतमालाओं से एक जो हिमालय पर्वतमाला है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर है। इसके अलावा अगर हम इस पर्वतीय श्रेणी की ऊंचाई की बात करते हैं तो हिम रेखा है वो लगभग 7000 मीटर से ऊंचाई पर पाई जाती है, यानी कि 7000 अधिक से ऊंचाई पर अगर हम जाएंगे तो इस पर हमें हमेशा पर्वतीय क्षेत्र पर हमें क्या मिलेगी, बर्फ़ मिलेगी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जिसे हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसे किस नाम से जानते हैं, माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर है, जिसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। जिसे किसके नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। ये जो चोटी है वो नेपाल में स्थित है। वो चोटी कहाँ पे स्थित है, नेपाल में स्थित है। हालांकि अगर देशों की बात की जाए
कि हिमालय पर्वतमाला है इसका विस्तार कितने देशों में है, तो हिमालय जो पर्वतमाला है, इस हिमालय पर्वतमाला का जो विस्तार है वो भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान, भारत, चीन, नेपाल, भूटान, इन देशों के अंदर जो हिमालय पर्वतमाला है इसका प्रमुख रूप से विस्तार है। इन देशों में सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो नेपाल में स्थित है। अब देखो भारत की ऊंची चोटियों की बात करते हैं तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो यहाँ की जो ट्रांस हिमालय है उसमें स्थित है। कौन से हिमालय में स्थित है? ट्रांस हिमालय में स्थित है। ट्रांस हिमालय में स्थित जो K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, जिसे किसके नाम से भी जानते हैं? K2, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जिसे जानते हैं। इसकी लंबाई इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 8,411 मीटर है। यानी कि भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? K2 है, गॉडविन ऑस्टिन है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,411 मीटर है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है? गॉडविन ऑस्टिन है, 8,411 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये POK में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? ये POK में स्थित है, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। जबकि भारत में स्थित सबसे ऊंची जो पर्वतीय चोटी है, भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है वो महान हिमालय में स्थित है। कौन से हिमालय में स्थित है? महान हिमालय में स्थित है। और महान हिमालय में वो पर्वतीय चोटी कौन से राज्य में स्थित है? वो पर्वतीय चोटी है वो सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में स्थित है। और सिक्किम में स्थित इस पर्वतीय चोटी का नाम क्या है? कंचनजंगा है। इस पर्वतीय चोटी का क्या नाम है? कंचनजंगा है। और कंचनजंगा जो पर्वतीय चोटी है इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। इस प्रकार हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की बात करते हैं तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? तो भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी तो सिक्किम के अंदर स्थित कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है और ये महान हिमालय में स्थित है। जबकि अगर हम बात करते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी ट्रांस हिमालय में स्थित गॉडविन ऑस्टिन को माना जाता है, जिसे K2 के नाम से भी माना जाता है। यह हिंदुकुश पर्वत पर स्थित है। कौन से पर्वत पर स्थित है? हिंदुकुश पर्वत में स्थित है, पर्वतमाला पर स्थित है। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई 8,411 मीटर है। लेकिन ये जो पर्वतीय चोटी है वो POK पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा अगर हम भारत की बात करते हैं तो हम जिस राज्य में निवास करते हैं उस राज्य का नाम राजस्थान है। और राजस्थान की सबसे ऊंची जो पर्वतीय चोटी है वो है माउंट आबू। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? माउंट आबू है। और माउंट आबू की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1722 मीटर है। माउंट आबू जो पर्वतीय चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। इसके अलावा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पश्चिमी घाट में स्थित है, कहाँ पे स्थित है? पश्चिमी घाट पर स्थित है। और इस पर्वतीय चोटी की अगर हम बात करते हैं तो ये अन्नामलाई की खाड़ियों में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। और अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित जो अन्नाईमुड्डी है, कौन सी चोटी? अन्नाईमुड्डी। ये अन्नाईमुड्डी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2,695 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2,695 मीटर है। अब हम हिमालय पर्वतमाला है, इस हिमालय पर्वतमाला का जो उत्पत्ति के आधार पर जो 4 पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ है उत्तर से दक्षिण की ओर, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले हमने अध्ययन किया कि हिमालय पर्वतमाला है, इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है, इसका क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो 250 से लगभग 400 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर लगातार कम होती जाती है। हिमालय पर्वतमाला है ये हमारे देश के उत्तर दिशा के अंदर धनुषाकार रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है। इसका विस्तार भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और जो नागालैंड राज्य है इनके अंदर फैला हुआ है। ऐसी स्थिति में हम देख सकते हैं कि ये जो पूर्व से आने वाली यानी कि उत्तर से आने वाली साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी पवनें हैं, इन पवनों से हमारे देश की रक्षा करती है, जिस कारण हिमालय पर्वतमाला है, इस हिमालय पर्वतमाला को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। इसके बाद में हमने बात किया कि हिमालय पर्वतमाला है, इसकी औसत ऊंचाई है वो लगभग 6000 मीटर है। हिमालय पर्वतमाला है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? 6000 मीटर है। अगर हम बात करते हैं विश्व की जो 6000 मीटर से अधिक चोटियाँ हैं, 6000 मीटर से अधिक पर्वतीय चोटियाँ हैं, उन 100 पर्वतीय चोटियों में से लगभग 92 चोटियाँ कहाँ पे स्थित हैं? हिमालय पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। ये विश्व की सबसे नवीन वलित पर्वतमाला है और भूवेताओं के अनुसार जो भी
भूगर्भ की जानकारी देने वाले लोग हैं, विचारक हैं। उनके अनुसार प्रतिवर्ष भारतीय जो प्रायद्वीपीय पठार वो 1 सेंटीमीटर है वो उत्तर की ओर खिसक सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर हम देखते हैं कि आज भी जो हिमालय पर्वतमाला है इसकी ऊंचाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब हम अध्ययन करेंगे हिमालय पर्वतमाला के वर्गीकरण के बारे में। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? ट्रांस हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे। ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो इसे पार हिमालय या 33 हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है? इसे पार हिमालय, 33 हिमालय या फिर तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि सबसे पहले जिस पर्वतीय श्रेणी का निर्माण हिमालय पर्वतमाला में हुआ था, जो हिमालय की जो पर्वत श्रेणी के जो भाग हैं इनमें सबसे उत्तर में स्थित है, इस पर्वत श्रेणी का विस्तार जो सबसे पहले हुआ था, ये पर्वत श्रेणी कौन सी है? ये पर्वत श्रेणी है जिसे किसके नाम से जाना जाता है? जिसे ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसे पार हिमालय के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसके पार जाएंगे हम उत्तर में तो उसके बाद में हिमालय का अंत हो जाता है। 33 हिमालय के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि वर्तमान में हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो उत्पत्ति हुई है वो प्राचीन समय में 33 सागर जो स्थित था वहीं पर जो यूरेशियन प्लेट, अंगारा लैंड प्लेट का जो भाग थी और इंडियन प्लेट जो गोंडवाना लैंड का भाग थी, इनके सम्मिलित होने से इसका निर्माण हुआ है। अगर हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की तो ये हिमालय की पर्वत श्रेणी में सबसे पहले इसका निर्माण हुआ था। इसके बाद में अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो इसमें कराकोरम, लद्दाख व जास्कर पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। यानी कि ये जो ट्रांस हिमालय है इसमें कराकोरम, लद्दाख व जास्कर पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। कराकोरम, लद्दाख व जास्कर पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। इस पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो कराकोरम जो दर्रा है, कराकोरम दर्रा है, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है वो कराकोरम दर्रा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 5,694 मीटर है। यानी कि एग्जाम में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कंपटीशन एग्जाम के अंदर कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, ये कहाँ पे स्थित है? तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है ये कराकोरम दर्रा है जो ट्रांस हिमालय के अंदर स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो लद्दाख एवं जास्कर जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियाँ हैं, इनके मध्य से सिंधु नदी प्रवाहित होती है। सिंधु नदी की अगर हम बात करते हैं, सिंधु नदी की अगर हम बात करते हैं तो सिंधु नदी है ये तिब्बत में कैलाश का जो कैलाश पर्वत के निकट जो मानसरोवर झील है, इस मानसरोवर झील के पास में एक हिमनद है जिसका नाम है बोखरचू हिमनद। जिसका नाम क्या है? बोखरचू हिमनद। तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत हिमालय के अंदर, यानी कि तिब्बत में जो कैलाश हिमालय है, कैलाश पर्वत है, उसमें मानसरोवर झील है, उसके पास में बोखरचू हिमनद है, उसके पास से किसका उद्गम होता है? सिंधु नदी का उद्गम होता है। अगर हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की, ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय है, इस हिमालय से प्रमुख रूप से जिस नदी का उद्गम होता है, ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो सिंधु नदी का उद्गम होता है और सिंधु नदी है वो प्रमुख रूप से लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियाँ हैं इसके माध्यम से इसके अंदर से बहती हैं। इसके दक्षिण में इंडस थ्रस्ट या सत्सर्जोन समांतर के रूप में पाया जाता है जिसमें मुख्यतः सिंधु नदी प्रवाहित होती है। इंडस थ्रस्ट यानी कि ये जो सिंधु नदी का अफवाह वाला चित्र है यही इसे जो महान हिमालय है उससे अलग करता है। इंडस थ्रस्ट, इंडस जो थ्रस्ट है इसमें कौन सी नदी प्रवाहित होती है? इसमें सिंधु नदी प्रवाहित होती है। इसमें कौन सी नदी प्रवाहित होती है? सिंधु नदी प्रवाहित होती है। और इस सिंधु नदी के दक्षिण में कौन सा हिमालय स्थित है? महान हिमालय स्थित है। इसके बाद में हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। तो ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची जो पर्वतीय चोटी है वो है सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी। सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी की अगर हम बात करते हैं तो वो है K2। सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? K2 है। K2 को किसके नाम से जाना जाता है? K2 को गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। K2 को किसके नाम से जाना जाता है? गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। और गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर है। गॉडविन ऑस्टिन की टोटल ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर है। और वर्तमान में यह कहाँ पे स्थित है? पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं पाई जाती।
ट्रांस हिमालय या पार हिमालय वाला जो क्षेत्र है, इस पार हिमालय वाले क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है। इसके दो कारण है। पहला है यह वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत स्थित, किसी प्रकार की वनस्पति यहाँ पर नहीं पाई जाती। तो वनस्पति नहीं पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है, यानी कि वनस्पति यहाँ पे बहुत कम पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख पहला कारण है यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। यह कौन से क्षेत्र में स्थित है? यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसका दूसरा प्रमुख कारण, दूसरे प्रमुख कारण की बात करते हैं तो यहाँ पर ठंडी जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाती है? दूसरा प्रमुख कारण है यहाँ पर ठंडी जलवायु का पाया जाना। यहाँ पर ठंडी जलवायु का पाया जाना, ये दो प्रमुख कारण हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या पाई जाती है? वनस्पति बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके अलावा भी यहाँ पर विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल, विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल, सबसे ठंडा व शुष्क मरुस्थल, विश्व का सबसे ठंडा व शुष्क मरुस्थल जिसे लद्दाख का ठंडा मरुस्थल कहा जाता है, जिसे लद्दाख का शीत मरुस्थल कहा जाता है, जिसे लद्दाख का शीत मरुस्थल कहा जाता है, वो कौन सी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है? वो ट्रांस हिमालय के अंदर ही स्थित है। यहाँ से हिमालय की प्रथम श्रेणी की जो पूर्ववर्ती नदियाँ हैं निकलती हैं, जैसे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियाँ, यानी कि ये जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, जिस श्रेणी की हम बात कर रहे हैं ट्रांस हिमालय है, जिसे प्रार हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, जिसे 33 हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, जिसे तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इस हिमालय पर्वत से जो पूर्ववर्ती नदियां हैं वो प्रमुख रूप से प्रभावित होती हैं। इन पूर्ववर्ती नदियों में कौन कौन सी नदियों को शामिल किया जाता है? सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र नदी को। कौन सी नदियों को शामिल किया जाता है? सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र नदियों को शामिल किया जाता है। कौन सी नदियों को शामिल किया जाता है? सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र नदियों को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों को पूर्ववर्ती नदी क्यों कहा जाता है? तो जिस समय केवल इस नदी का प्रभाव हुआ था, यानी कि वर्तमान में हिमालय है ये 4 श्रेणियों में विभाजित हो चुका है, लेकिन जिस समय हिमालय की केवल एक ही श्रेणी का निर्माण हुआ था, जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, ट्रांस हिमालय का ही निर्माण हुआ था। अगर इस श्रेणी की हम बात करते हैं तो इस श्रेणी के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर पहले एक ही नदी प्रवाहित हुआ करती थी, उसे इंडो बर्मा नदी कहा जाता था। उसे कौन सी नदी कहा जाता था? इंडो बर्मा नदी कहा जाता था। यानी कि वर्तमान में हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हैं वो 4 श्रेणियों में विभाजित हो चुकी हैं, उत्थानों की वजह से, पृथ्वी की आंतरिक गतियों की वजह से, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट है इनके आपसी अभिसरण की वजह से ये 4 श्रेणी में विभाजित हो चुकी है। लेकिन जब एक समय था जब केवल एक ही हिमालय की श्रेणी का निर्माण हुआ था, केवल ट्रांस हिमालय का ही निर्माण हुआ था, उस समय यहाँ पर एक ही नदी प्रवाहित हुआ करती थी, वो नदी थी इंडो बर्मा नदी। कौन सी नदी थी? इंडो बर्मा नदी, जिसका क्षेत्र ये था इंडो बर्मा नदी। और इंडो ब्रह्म नदी जो प्रवाहित होती थी, तो इस ब्रह्म नदी का जो अफवाह क्षेत्र था पूर्व में इस साइड में था और पश्चिम में इस साइड में था। यानी कि वर्तमान की जो सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदी, वर्तमान की सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, इन दोनों के मध्य वाला जो भाग है, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य वाला जो भाग है, इस मध्य वाले भाग में कौन सी नदी प्रवाहित स्थित थी? इस में इंडो बर्मा नदी प्रवाहित होती, कालांतर में जाकर हिमालय पर्वतमाला है ये कितने भागों में बट गई? 4 श्रेणियों में विभाजित हो गई। तो ये जो इंडो बर्मा नदी थी, प्राचीन नदी, इसी का प्रवाह है वो लगभग 3 भागों में विभाजित हो चुका है। जैसे हम सिंधु नदी अफवाह तंत्र, गंगा नदी अफवाह तंत्र एवं ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र है, इनके अंदर प्रवाहित करते हैं। भारत का सबसे सूक्ष्म स्थान है वो लद्दाख के अंदर स्थित है, लेह। यानी कि लद्दाख जो पर्वत श्रेणी है, लद्दाख जो वर्तमान में भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, इस लद्दाख के अंदर स्थित लेह जो लद्दाख की राजधानी है, यह लेह जो लद्दाख की राजधानी है, यह भारत का सबसे शुष्क स्थान है। तो भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो सबसे शुष्क स्थान यहाँ पे स्थित है वो लेह है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो इस हिमालय पर्वतीय प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो इसका पश्चिम की ओर जो विस्तार है वो पामीर की गांठ से मिला हुआ है। यानी कि इसका जो उत्तरी भाग की बात करते हैं, हिमालय पर्वतमाला है
ट्रांस हिमालय जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसका जो उत्तरी पश्चिमी भाग है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पामीर की घाट या पामीर का पठार, जिसे रूफ ऑफ वर्ल्ड यानी कि विश्व की छत भी कहा जाता है, काफ़ी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो यानी कि ये मान लीजिए कि ये हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है, हिमालय जो पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करते हैं तो हिमालय पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है वो प्रमुख रूप से किस प्रकार से हुआ है। इस पर्वत श्रृंखला की विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो उत्तरी भाग है, यहाँ पर जो पठार है वो है पामीर का पठार। कौन सा पठार है? पामीर का पठार। पामीर का पठार की अगर हम बात करते हैं तो पामीर के पठार की जो ऊंचाई है वो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई है। ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। पामीर के पठार की अगर हम बात करते हैं तो पामीर का पठार है, यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इस पठार की अगर हम बात करते हैं तो ये लगभग 4850 मीटर ऊंचा है। ये इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 4850 मीटर है। और इसे किसके नाम से जाना जाता है? इसे संसार की छत के नाम से जाना जाता है। पामीर का जो पठार है, पामीर के पठार को किसके नाम से जाना जाता है? पामीर के पठार को संसार की छत के नाम से जाना जाता है। संसार की छत के नाम से कौन से पठार को जाना जाता है? पामीर के पठार को जाना जाता है। इसके अलावा इसका पश्चिम की ओर विस्तार पामीर घाट से मिलन होता है। इससे का पूर्व की ओर विस्तार कैलाश पर्वत श्रेणी तिब्बत में है। यानी कि पामीर का पठार है, यहाँ पर है, यहाँ पर पामीर का पठार है। इसका जो पूर्वी भाग है वो किसका है? तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार है वो कौन से देश में स्थित है? वर्तमान में चीन में स्थित है। ये है अपनी जो ट्रांस हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसका विस्तार यहाँ पर है। इसके बाद में हम बात करते हैं लद्दाख पर्वत श्रेणी। सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के नदी श्योक के मध्य जल विभाजक है, यानी कि जल विभाजक का कार्य भी करती है लद्दाख पर्वत श्रेणी। कौन सी दो नदियों के मध्य? सिंधु एवं श्योक नदी के मध्य। सिंधु एवं उसकी सहायक नदी जिसका नाम है श्योक नदी। कौन सी नदी है? श्योक नदी। इनके मध्य जल विभाजक का कार्य कौन सी पर्वत श्रेणी करती है? इनके मध्य जल विभाजक का जो कार्य करती है वो कौन सी पर्वत श्रेणी करती है? वो करती है लद्दाख पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी करती है? लद्दाख पर्वत श्रेणी करती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो लद्दाख व जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य भारत का सबसे बड़ा गार्ज सिंधु गार्ज स्थित है। यानी कि भारत का सबसे बड़ा जो गार्ज है, सबसे बड़ा गार्ज है वो लार्ज व जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है? लार्ज व जास्कर श्रेणियों के मध्य सिंधु गार्ज जो भारत का सबसे बड़ा गार्ज है, यानी कि चौड़ाई के आधार पर सबसे बड़ा जो गार्ज है भारत का वो कौन सा है? सिंधु गार्ज है, जो कहाँ पे स्थित है? लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों में भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। भारत इस भाग में 33 सागर के जीवाश्म युक्त समुद्री निक्षेप पाए जाते हैं। इसके बाद में हम दूसरे हिमालय पर्वतीय प्रदेश की बात करते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी का दूसरा भाग है जिसे महान हिमालय, ग्रेट हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। दूसरी श्रृंखला की अगर हम बात करते हैं, दूसरी श्रृंखला की अगर हम बात करते हैं तो दूसरी जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसे ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, जिसे ग्रेट हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से भी जाना जाता है? हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित इंडस थ्रस्ट व मैन सेंट्रल थ्रस्ट के मध्य निर्मित, यानी कि इसके बाद में हम मध्य हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो मध्य हिमालय जो है, मध्य हिमालय एवं ग्रेट हिमालय है, ये किसके मध्य स्थित है? ये इंडस जो थ्रस्ट है जो ट्रांस हिमालय को किससे अलग करती है? महान हिमालय या ग्रेट हिमालय से अलग करती है उसके, और मध्य हिमालय यानी कि उसके और मैन सेंट्रल थ्रस्ट यानी कि इन दोनों के मध्य में मेन सेंट्रल जो थ्रस्ट है वो किससे अलग करता है? वो किससे अलग करता है? जैसे एक नंबर पे ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं कि ट्रांस हिमालय है वो ग्रेट हिमालय या महान हिमालय से कौन से संतुलन से अलग होता है, कौन सी सीमा से अलग होता है? वो है इंडियन थ्रस्ट। इंडियन थ्रस्ट कौन सा भाग है? जहाँ पर सिंधु नदी प्रवाहित हुआ करती है, जो ग्रेट हिमालय को ट्रांस हिमालय से अलग करती है। जबकि हम बात करते हैं कि ग्रेट हिमालय कौन सी दो
योजकों के बीच में स्थित है, तो इंडस थ्रस्ट व मेन सेंट्रल थ्रस्ट के मध्य स्थित है। यह आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मध्य हिमालय को ग्रेट हिमालय से कौन सा थ्रस्ट या कौन सा जोन है वो अलग करता है, तो वो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यह क्षेत्र हिमालय का तीव्रवली क्षेत्र है। अत्यधिक थ्रस्ट के कारण कोर के आग्नेय कायांतरित चट्टानें नीचे चेलों के ऊपर पाई जाती हैं। यानी कि इसका निर्माण किससे हुआ है, कौन सी चट्टानों से जो ग्रेट हिमालय इसका निर्माण हुआ है, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। आग्नेय एवं कायांतरित जो चट्टानें हैं इनसे किसका निर्माण हुआ है, उनसे इस दूसरी श्रेणी का निर्माण हुआ है। कौन सी श्रेणी का निर्माण हुआ है, इस दूसरी श्रेणी का निर्माण हुआ है। दूसरी श्रेणी जिसे किसके नाम से जाना जाता है, जिसे ग्रेट हिमालय के नाम से जाना जाता है। ऊपर की श्रेणी को किसके नाम से जाना जाता है, ट्रांस हिमालय के नाम से। किसके नाम से, ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके नीचे वाली जो पूरी श्रेणी है इसको किसके नाम से जाना जाता है, इसको ग्रेट हिमालय के नाम से जाना जाता है। और ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय है, इसके मध्य कौन सा वाबद स्थित है, योजक जोन, तो वो इंडस थ्रस्ट है। जबकि महान हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय, महान हिमालय और मध्य जो हिमालय है इसके मध्य वाला जो जोन है, जोड़ने वाला जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है, वो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसके अलावा अगर हम बात कर दें तो अत्यधिक संपीड़नकारी क्षेत्रीय बल के प्रभावी होने के कारण यह नापे गिरवा खंड के रूप में स्पष्ट दर से यहाँ पे दिखाई देते हैं। अगर हम ग्रेट हिमालय की बात करते हैं तो ये हिमालय की सबसे अधिक ऊंचाई वाली पर्वत श्रेणी है। ग्रेट हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेट हिमालय क्या है, ग्रेट हिमालय हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। यानी कि हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं इनमें सर्वाधिक ऊंचाई वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है, सर्वाधिक ऊंचाई वाली पर्वत श्रेणी। तो सर्वाधिक ऊंचाई वाली जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है, वो ग्रेट हिमालय है, जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक है। जिसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर से अधिक है। इस पर्वत श्रेणी के अंदर, ग्रेट हिमालय के अंदर दो पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। भारत की सबसे ऊंची जो पर्वतीय चोटी 8598 मीटर, जिसका नाम क्या है, कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी जिसका नाम कंचनजंगा है, जो इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है 8598 मीटर, ये इसी के अंदर स्थित है, जो कि कौन से राज्य में स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है। जो कौन से राज्य में स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है, हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट है। ये माउंट एवरेस्ट है वो कौन से हिमालय में स्थित है, ग्रेट हिमालय के अंदर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर है। और ये कौन से देश में स्थित है, और ये नेपाल में स्थित है। कौन से देश में स्थित है, नेपाल में स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यानी कि जिस प्रकार से जो आपका ट्रांस हिमालय था, इसमें बहने वाली पूर्ववर्ती नदियों की अगर हम बात करते हैं तो उनमें बहने वाली पूर्ववर्ती जो नदियां थी वो कौन कौन सी नदियां थी, वो नदियां थी वहाँ पर जो प्रमुख नदियां थी उनकी बात करते हैं तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां थी। उसी प्रकार से जो ग्रेट हिमालय है, इस ग्रेट हिमालय में बहने वाली पूर्ववर्ती नदियाँ कौन सी हैं, पूर्ववर्ती नदियों की अगर हम बात करते हैं तो इन नदियों के अंदर जैसे गंगा है, यमुना है, गंगा यमुना जो नदियां हैं, गंडक जो नदियां हैं, ये नदियां इस हिमालय में बहने वाली प्रमुख कौन सी नदियां हैं, पूर्ववर्ती नदियां हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार धौराधर पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय का भाग है। यानी कि इसमें एक धौराधर पर्वत श्रेणी भी स्थित है। कौन सी पर्वत श्रेणी, धौराधर पर्वत श्रेणी। धौराधर पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो यह जो पर्वत श्रेणी है वो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ये जो मध्य हिमालय है उसका विस्तार है। किसका विस्तार है, मध्य हिमालय का विस्तार है। इस भाग में कई महत्वपूर्ण दर्रे हैं जिनमें भुजल, जोजिला, सिपकिला, माना, नीति, लिपुलेख दर्रे स्थित हैं। यानी कि ये जो पर्वत श्रेणी है इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं। इनमें जैसे भुजल दर्रा है, कौन सा दर्रा है, भुजल दर्रा है। भुजल दर्रा कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। भुजल दर्रा कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस पर्वत श्रेणी के अंदर कौन से दर्रे स्थित हैं, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा है वो भी कहाँ पे स्थित है, जोजिला जो दर्रा है वो भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। वो भी कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सिपकिला दर्रा, माना दर्रा, सिपकिला दर्रा, माना दर्रा, सिपकिला दर्रा है, माना दर्रा है। इसके अलावा नीति, लिपुलेख दर्रा है।
नीति और लिपुलेख दर्रा है, ये सभी दर्रे हैं। इनका भी ये जो ग्रेट हिमालय इसी के अंदर पाए जाते हैं, जो कहाँ पे स्थित हैं, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस प्रदेश की प्रमुख नदियों की बात करते हैं तो गंगा, यमुना, कोसी व तीस्ता इस प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं। इस प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? गंगा है, यमुना है, कोसी नदी है, तीस्ता नदी है। ये सभी इस भौतिक प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं। कौन से की? ग्रेट हिमालय की प्रमुख नदियाँ हैं गंगा, यमुना, कोसी एवं तीस्ता नदियाँ। इसके अलावा इस श्रेणी की प्रमुख चोटियों की बात करते हैं तो इनमें माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है, धौलाधर है आदि प्रमुख है। प्रमुख धार्मिक स्थलों की बात करते हैं, कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं वो इस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। धार्मिक स्थलों की अगर हम बात करते हैं तो इस पर्वत श्रेणी में स्थित धार्मिक स्थलों की अगर हम बात करते हैं तो इनमें केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, ये यहाँ पर प्रमुख रूप से स्थित हैं। तो धार्मिक स्थलों के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो गंगोत्री, यमुनोत्री व अमरनाथ जो गुफा है, ये सभी प्रकार की जो धार्मिक स्थल हैं जो पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये ग्रेट हिमालय या महान हिमालय के अंदर स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, हिमाद्री नाम से उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था। इसको हम किसके नाम से भी जानते हैं? इसको हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। और भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा उत्तरी ध्रुव के ऊपर जो आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर में जो उत्तरी ध्रुव पर जो वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया, उत्तरी ध्रुव पर भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा जो वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया, तो इस वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र को किसके नाम से स्थापित किया गया था? इस वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र को इस हिमाद्री के नाम से ही, यानी कि ये जो ग्रेट हिमालय है, महान हिमालय है, हिमाद्री है, इसके नाम पर इसे किस नाम से स्थापित किया गया था? हिमाद्री के नाम से स्थापित किया गया था। किसके नाम से स्थापित किया गया था? हिमाद्री के नाम से स्थापित किया गया था। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो यानी कि ग्रेट हिमालय के बाद में हम तीसरा जो हिमालय है जिसके बारे में बात करेंगे, 3 नंबर हिमालय के बारे में बात करेंगे। तीसरा हिमालय है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। तीसरा जो हिमालय है वो कौन सा है? मध्य हिमालय व लघु हिमालय। हम हिमालय के भौतिक विभाजन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मध्य हिमालय या लघु हिमालय, 3 नंबर पे जो हिमालय है वो कौन सा है? वो है मध्य हिमालय, या उसे हम लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं। मध्य हिमालय को हम किसके नाम से भी जानते हैं? लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं। महान हिमालय, एमसीटी व शिवालिक हिमालय के मध्य एमबीटी फेल्ट लाइन से पृथक ये हिमालय की अपेक्षाकृत कम ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं। इस हिमालय पर्वतीय प्रदेश में पश्चिम से पूर्व तक कुछ पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। पश्चिम से पूर्व तक जो पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं इस हिमालय पर्वतीय प्रदेश में, पश्चिम से पूर्व की ओर, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पश्चिम से पूर्व की ओर तो पश्चिम में सबसे पहले स्थित है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है ये कहाँ पे स्थित है? यह है जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है वो कहाँ पे स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। दूसरी है धौलाधर पर्वत श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो धौलाधर पर्वत श्रेणी कहाँ पे स्थित है? धौलाधर पर्वत श्रेणी है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। धौलाधर पर्वत श्रेणी कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा मंसूरी श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो मंसूरी श्रेणी है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। मंसूरी कौन से राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं महाभारत श्रेणी, तो महाभारत श्रेणी है ये नेपाल हिमालय में स्थित है। महाभारत श्रेणी कौन से हिमालय में स्थित है? नेपाल हिमालय में स्थित है। इस प्रकार ये मध्य या जो लघु हिमालय है, इस लघु हिमालय में पश्चिम से पूर्व तक पाई जाने वाली जो हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ थी उनके बारे में थी। महान हिमालय व मध्य हिमालय के मध्य में कई महत्वपूर्ण घाटियाँ पाई जाती हैं, इनको प्रमुख घाटी कहते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में स्थित है। यानी कि महान हिमालय और लघु हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो यानी कि प्रमुख घाटियाँ पाई जाती हैं। इन घाटियों की अगर हम बात करते हैं तो पहले है कश्मीर घाटी,
प्रमुख घाटियाँ जो पाई जाती हैं इस महान हिमालय और मध्य हिमालय की, मध्य की अगर बात करते हैं, महान हिमालय ग्रेट हिमालय के नाम से जिसे जाना जाता है। ग्रेट हिमालय और जो मध्य हिमालय या लघु हिमालय है, इनके मध्य की अगर हम बात करते हैं तो इनके मध्य कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए कश्मीर घाटी, एक है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी की अगर हम बात करते हैं तो कश्मीर घाटी कहाँ पे पाई जाती है? कश्मीर घाटी है वो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कश्मीर घाटी कहाँ पे पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। दूसरी घाटी की बात करते हैं तो कुल्लू कांगड़ा घाटी। कौन सी घाटी? कुल्लू कांगड़ा घाटी। कुल्लू कांगड़ा घाटी, कांगड़ा जो चित्रशैली थी जिसके चित्रकार राजा रवि वर्मा थे, तो कुल्लू कांगड़ा घाटी ये कहाँ पे स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये कौन से प्रदेश में स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लाहौल स्पीति घाटी, इसके बाद में अगली घाटी है लाहौल स्पीति घाटी। कौन सी घाटी है? लाहौल स्पीति घाटी है। लाहौल स्पीति घाटी की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लाहौल स्पीति घाटी कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फूलों की घाटी, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है? फूलों की घाटी, प्रसिद्ध फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है? तो प्रसिद्ध फूलों की घाटी है वो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। प्रसिद्ध फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा काठमांडू घाटी की बात करते हैं। काठमांडू घाटी, तो काठमांडू कौन से देश की राजधानी है? काठमांडू है वो नेपाल की राजधानी है। तो काठमांडू घाटी कहाँ पे स्थित है? नेपाल में स्थित है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ग्रेट हिमालय है जिसे हम महान हिमालय हिमाद्री के नाम से जानते हैं, और मध्य हिमालय है जिसे हम लघु हिमालय के नाम से जानते हैं, इन दोनों के मध्य पाई जाने वाली ये प्रमुख घाटियाँ हैं जिनमें कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में, कुल्लू कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में, लाहौल स्पीति घाटी है वो हिमाचल प्रदेश में, फूलों की घाटी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से भी उत्तराखंड में पाई जाती है, और काठमांडू घाटी की अगर हम बात करते हैं तो ये घाटी कहाँ पर पाई जाती है? ये नेपाल में पाई जाती है। इस क्षेत्र में जो कश्मीर घाटी है उसमें झील या सरोवरी निक्षेप पाए जाते हैं जिन्हें करेवा कहा जाता है, यानी कि प्राचीन झीलों के निक्षेप। प्राचीन झीलों के समुद्री निक्षेपों की अगर हम बात करते हैं, प्राचीन झीलों के जो निक्षेप हैं, झीलों के निक्षेप जिन्हें यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? करेवा के नाम से जाना जाता है। जिन्हें यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? करेवा के नाम से। ये कौन से हिमालय में पाए जाते हैं? ये कश्मीर हिमालय में पाए जाते हैं। ये कौन से हिमालय में पाए जाते हैं? कश्मीर हिमालय में पाए जाते हैं। और ये किसकी कृषि के लिए प्रसिद्ध हैं? ये केसर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। ये किसकी कृषि के लिए प्रसिद्ध हैं? ये केसर की कृषि के लिए प्रसिद्ध हैं। तो करेवा जो कश्मीर हिमालय में पाया जाता है केसर की कृषि के लिए प्रसिद्ध हैं। ये प्राचीनतम झीलों के निक्षेप हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में कुछ मुलायम घास पाई जाती है। मुलायम घासों की बात करते हैं तो कश्मीर में इसे मृग तथा उत्तराखंड में इसे बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। घास के मैदानों की अगर हम बात करते हैं तो कश्मीर में इन घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? मृग कहा जाता है। कश्मीर में इन घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? मृग कहा जाता है। जबकि इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में ये जो घास के मैदान पाए जाते हैं, उत्तराखंड में ये घास के मैदान पाए जाते हैं, इन्हें बुग्याल कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें बुग्याल या प्यार कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें बुग्याल या प्यार कहा जाता है। इन्हें बुग्याल या प्यार कहा जाता है। ये जो घास के मैदान हैं यहाँ पर निवास करने वाली प्रमुख जनजातियाँ हैं। जिन जनजातियों में हम बात करते हैं जिनमें जैसे गुज्जर है, बकरवाल है, भोटिया है, गद्दी जनजाति है, ये जनजातियां हैं वो इन क्षेत्रों के अंदर ऋतु प्रवास के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ऋतु प्रवास के लिए प्रसिद्ध हैं। और ये जनजातियां यहाँ पर ऋतु प्रवास के लिए क्यों प्रसिद्ध हैं? क्योंकि गर्मियों के दिनों के अंदर जैसे इन पर्वतीय क्षेत्रों से बर्फ पिघलना प्रारंभ हो जाते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे नरम घास के मैदान विकसित हो जाते हैं। इन नरम घास के मैदानों को कश्मीर में मृग कहा जाता है, उत्तराखंड में इन्हें क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो प्रजातियाँ हैं, ये जो जनजातियाँ हैं वो पशुओं को चराने के लिए ऋतु प्रवास करती हैं। जैसे ही घाटियों का मौसम सुहाना हो जाता है तो ये वापस घाटियों में चले जाते हैं और गर्मियों में वापस पर्वतीय क्षेत्रों में पशुओं को चराने के लिए ले आते हैं। इस श्रेणी को किसके नाम से जाना जाता है? इसे ही
किसके नाम से जाना जाता है? ऋतु प्रवास के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हम हिमालय की जो चौथी पर्वत श्रेणी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हिमालय की जो चौथी पर्वत श्रेणी है, इस चौथी पर्वत श्रेणी को हम शिवालिक या फिर उप हिमालय के नाम से जानते हैं। चौथी जो पर्वत श्रेणी है इसको हम किसके नाम से जानते हैं? इसको हम शिवालिक या उप हिमालय के नाम से जानते हैं। इसको हम किसके नाम से जानते हैं? शिवालिक या उप हिमालय के नाम से जानते हैं। इसे हम किसके नाम से जानते हैं? इसे हम शिवालिक या उप हिमालय के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करते हैं तो इसे मेनाक पर्वत भी कहते हैं। शिवालिक या जो उप हिमालय है इसका अगला नाम है, इसका अगला नाम क्या है? इसे अगला मेनाक पर्वत के नाम से भी जानते हैं। शिवालिक या उप हिमालय को किसके नाम से भी जानते हैं? इसको मेनाक पर्वत के नाम से भी जानते हैं। किस पर्वत के नाम से भी जानते हैं? इसको मेनाक पर्वत के नाम से भी जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम मेनाक पर्वत के नाम से भी जानते हैं। मेन बाउंड्री थ्रस्ट तथा हिमालय फ्रंट जो फॉल्ट है के मध्य में स्थित यह पर्वत श्रेणी अपेक्षाकृत नई हिमालयन पर्वत श्रेणी है। लघु हिमालय के दक्षिण में विस्तृत श्रेणी चौड़ाई पश्चिम में लगभग 4.5 किलोमीटर तथा पूर्व में लगभग 8 किलोमीटर है। अगर हम बात करते हैं इस श्रेणी की तो ये हिमालय पर्वतमाला की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है जो सबसे कम ऊंचाई वाली पर्वत श्रेणी है, जिसकी ऊंचाई सबसे कम है। सबसे दक्षिण में स्थित है जिसकी ऊंचाई सबसे कम है। उत्तराखंड में इसे डूंडवा श्रेणी तथा नेपाल में इसे चूरिया मुरिया के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में इसे किस नाम से डूंडवा श्रेणी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो शिवालिक हिमालय है, इस शिवालिक हिमालय की श्रेणी को उत्तराखंड में किसके नाम से जाना जाता है? तो डूंडवा श्रेणी के नाम से जाना जाता है। जबकि नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो चूरिया मुरिया के नाम से जाना जाता है। इस श्रेणी को नेपाल में किसके नाम से जाना जाता है? इस श्रेणी को नेपाल में चूरिया मुरिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? चूरिया मुरिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? चूरिया मुरिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो पाई जाने वाली कुछ जो स्थानीय घाटियाँ हैं जिनको द्वार या दून कहा जाता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पाई जाने वाली जो घाटियाँ हैं इन घाटियों को क्या कहा जाता है? इन घाटियों को द्वार या दून कहा जाता है। इन घाटियों को क्या कहा जाता है? द्वार या दून कहा जाता है। जैसे हरिद्वार, जैसे देहरादून जो घाटी है वो शिवालिक हिमालय में पाई जाने वाली सबसे गहरी घाटी है। इस प्रकार उत्तर से दक्षिण की ओर जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, इस हिमालय श्रेणी को 4 उप भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे उत्तर की तरफ जो हिमालय है वो है ट्रांस हिमालय, जो सबसे उत्तर की तरफ पाया जाता है, जिसका निर्माण सबसे पहले हुआ था ट्रांस हिमालय। 2 नंबर पे जो हिमालय पाया जाता है उसको ग्रेट हिमालय या महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। ग्रेट हिमालय या महान हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। तीसरी जो पर्वत श्रेणी थी वो था मध्य या लघु हिमालय, मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय। और इसके बाद में चौथी जो हिमालय की पर्वत श्रेणी थी, इस हिमालय की पर्वत श्रेणी का नाम है वो है शिवालिक हिमालय, शिवालिक या उप हिमालय। इस प्रकार से हमने हिमालय के भौतिक स्वरूप के बारे में अध्ययन किया। अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे हिमालय के प्रादेशिक स्वरूप के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।